नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर के साथ, जहां पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग पर सरकार की नई अधिसूचना और 8वें वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगी नई अधिसूचना और इसके साथ ही 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नामों की गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी है और इसके साथ ही आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई होंगी। पंकज जैन सदस्य सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि अब कमीशन अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर ही देगा और इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतन मान लागू हो सकता है। हालांकि पुराने ट्रेंड को देखते हुए ही सिफारिशों को पूरी तरह से ही यहां पर आपको बता दें कि 2028 तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है और यानी कि कर्मचारियों को 17 और 18 महीने के एरियर एकमुश्त भी यहां पर किसानों में मिलेगा और इसके साथ ही किस्तों में मिलेगा। और आपको बता दें कि इससे 50 लाख कर्मचारियों और 59 लाख पेंशन को भी फायदा होगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नैनीताल दौरे पर रही हैं और राष्ट्रपति मुर्मू ने ही नैनीताल के नैना देवी के साथ ही कैची धाम में बाबा नीब करोली के भी दर्शन किए हैं और इस दौरान ही राष्ट्रपति ने पूजा पाठ किया है, देश की खुशहाली की कामना की है। इससे पहले राष्ट्रपति ने नैनीताल में ही राजभवन के गेट निर्माण का भी उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल भी हुई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अन्नदान से ज्यादा शिक्षा का दान है और यहां से निकलकर अपने शिक्षा का दान राष्ट्र निर्माण में करें। आज मैं देवताओं और ऋषियों की इस पावन धरा को नमन करती हूँ। ये धरती सदियों से ज्ञान और संस्कृति के केंद्र रहा है। ये क्षेत्र नदियों और जंगलों की अकूट संपदा से संपन्न है। ये महान धरती वीरों की भूमि है। इस क्षेत्र के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किए जाने वाले कालू सिंह मोहरा से लेकर सालन सलिया सत्याग्रह की नेतृत्व कर्मी राम सिंह धनी तक अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने संघर्ष किया था। मैं ऐसे सभी विभूतियों की स्मृति को नमन करती हूँ। इस राज्य की वीर युवाओं ने देश की रक्षा में निरंतर योगदान दिया है। इस पर सभी देशवासियों की गर्व है। मैं आज पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि देश के अन्य क्षेत्रों में की तरह इस विश्वविद्यालय में भी कुल विद्यार्थियों और साथ ही पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है। बेटियां खुश नहीं है, इसलिए ताली नहीं बजाते। मैं सभी बेटियों को हार्दिक बधाई और आशीष देती हूँ। केवल बेटी नहीं, सभी छात्र छात्राओं को मैं आशीर्वाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जीवन में खूब प्रगति करें और राज्य तथा देश का गौरव बढ़ाएं। सभी विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ। वे आपकी यात्रा में हर कदम पर साथ खड़े हैं। नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल के ही विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी है और ये शब्द हमारे रिश्ते में असल मायने रखता है। दोनों देशों ने कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया है और आपसी भरोसे और विश्वसनीयता पर आधारित मजबूत संबंध भी बनाए हैं। जयशंकर ने कहा है कि भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहे हैं और इसलिए ये जरूरी है कि
पूरी दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति जीरो टॉलरेंस का भी रवैया अपनाए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां पर पहले चरण के लिए अब थम गया है चुनाव प्रचार। 6 नवंबर को ही 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है और 3.75 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। तो आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर थम गया है चुनाव प्रचार। और इसके साथ ही आपको बताते चले, पहले चरण के लिए ये चुनाव प्रचार थम गया है। 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और इसके साथ ही आपको बताएं कि 3.75 करोड़ वोटिंग होने वाली है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है और 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 6.75 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करने वाले हैं। तो चुनाव प्रचार जो है, लगातार अपडेट सामने आ रही थी, जिसके बाद अब थम गया है चुनाव प्रचार। तो पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है और इसके साथ ही रोड शो जो निकाले गए थे वो भी थम गए हैं। पहले चरण के लिए अब चुनाव प्रचार थम चुका है। इसमें योगी आदित्यनाथ ने भी रोड शो निकाला था। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई दिग्गज यहां पर रोड शो में नजर आए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ सभी का अभिनंदन भी करते नजर आ रहे हैं। पहले चरण के लिए ये चुनाव प्रचार अब थम चुका है और इसके साथ ही अब वोटिंग भी होनी है। बिहार के राघोपुर में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही राघोपुर में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान ही उन्होंने कहा है कि जब केंद्र में कांग्रेस राजद यानी कि यूपीए सरकार थी तो उन्होंने बिहार के लिए 10 साल में केवल 2 लाख करोड़ रुपए दिए और जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है हमने बिहार के विकास के लिए 15 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। जब भी उनकी यूपीए सरकार सत्ता में आती है विकास पर ब्रेक लग जाता है, लेकिन जहां भी बीजेपी एनडीए की सरकार है वहां स्वार्थिक तेज गति से विकास हो रहा है। बिहार के विकास का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी यानी यूपीए की सरकार थी, तो 10 साल में इन्होंने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। 2 लाख करोड़ केवल दिया था। और जानते हैं, जब से हम लोगों की सरकार आई है 10 साल में हम लोगों ने बहनों भाइयों 15 लाख करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए दिया है। जब भी इन लोगों की सरकार आती है बिहार पर ब्रेक लग जाता है और हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में जाकर देख लीजिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी अथवा एनडीए की सरकार होगी वहां विकास की गति सर्वाधिक। औरंगाबाद में पुलिस लाइन के पास में मौजूद मैदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का चैनल शाह और मोदी बदलते हैं। नीतीश कुमार अपने चैनल पर काम नहीं कर रहे हैं। बिहार में क्या होगा, कब होगा, इसका निर्णय मोदी और शाह लेते हैं। राहुल ने भीड़ में उपस्थित युवाओं से कहा है कि मैं जहां भी जाता हूं वहां देखता हूं कि बिहार के लोग काम कर रहे हैं, बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं, लद्दाख में सड़क बनाते हैं बिहारी मिला और तेलंगाना में भी फैक्ट्री में काम करते बिहारी मिला। महाराष्ट्र, गुजरात और इसके साथ ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की फैक्ट्री और सड़कों पर काम करने वाले बिहारी मिले। भाषण करते रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी की सरकार ही नहीं है। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है। जो भी करवाना है करवा देते हैं, बटन दबाते हैं, नीतीश जी करते हैं। और ये मत सोचिए
बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है, खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब। तो आप दूर दूर से आए, हमारे यहां पे पीसीसी प्रेसिडेंट जी हैं, आइए जरा, राजेश राम जी, ये कांग्रेस पार्टी के बिहार में सबसे सीनियर नेता हैं। इनको आप भारी बहुमत से जिताइए। ये आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये संविधान है। हमने वोट चोरी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा की, ये लोग वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में किया, कर्नाटक में वोट चोरी की। आपको सतर्क रहना है, पोलिंग बूथ पे ध्यान से रहना है। ये फिर से चोरी करने की कोशिश करेंगे और हमारे कार्यकर्ता और बिहार की जनता इनको रोकेगी। बिहार चुनाव के बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक अलग ही रूप सामने आया है। बेगूसराय में राहुल गांधी तालाब में उतरे, मछुआरों के साथ मछलियां पकड़ी और ग्रामीण से सीधे जुड़ने का प्रयास किया। चुनावी मौसम में ही राहुल गांधी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, गांव-गांव तक चर्चा है। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय में शनिवार को कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसने हर किसी को चौंका दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी सुरक्षा घेरे और राजनीतिक भाषणों से हटकर सीधे तालाब में उतर गए। उनके साथ थे स्थानीय मछुआरे और हाथ में था पारंपरिक जाल। राहुल गांधी ने खुद मछुआरों से तरीके सीखे और पानी में उतरकर मछलियां पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया। ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। तालाब किनारे जमा भीड़ राहुल गांधी का उत्साह बढ़ा रही थी। कई लोगों ने कहा, नेता पहली बार हमारे बीच इस तरह उतरे हैं, बिना दिखावे के, बिना मंच के। मछुआरों ने बताया कि सुबह से तालाब की तैयारियां चल रही थी और जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने बिना हिचकिचाए जाल थाम लिया। हमने नहीं सोचा था कि राहुल गांधी जी हमारे साथ इस तरह तालाब में उतरेंगे। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सबके साथ मछली पकड़ी और बहुत अच्छा लग रहा था। राहुल गांधी का ये अंदाज केवल एक तस्वीर नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। बिहार चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले उनका ये कदम जनता के बीच जमीन से जुड़े नेता की छवि बनाने की कोशिश के रूप में दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ साफ तौर पर कह रहे हैं, राहुल गांधी इस बार जनसंपर्क के पारंपरिक तरीके को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। तालाब में उतरने के बाद राहुल गांधी ने आसपास के ग्रामीणों से भी मुलाकात की और इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर बातचीत की, बच्चों से हालचाल पूछा और बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ग्रामीणों ने उन्हें पारंपरिक तरीके से मछली भेंट की और कहा कि आज पहली बार कोई बड़ा नेता हमारे साथ ऐसे घुल मिल गया है। बिहार में पहले चरण का मतदान अब कुछ ही दिनों में होने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी का ये ग्रामीण जुड़ाव वाला अंदाज क्या कांग्रेस को वोट में तब्दील कर पाएगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल बेगूसराय का ये तालाब राहुल गांधी की राजनीतिक तस्वीर में गहराई जरूर जोड़ गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। श्रीहरिकोटा में ही देश का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया है। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, ये भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक क्षमता और भविष्य की उड़ान का प्रतीक था। देखिए खास रिपोर्ट।
भारतीय अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जब LV-M3 M5 ने उड़ान भरी तो हर भारतीय का दिल गर्व से भर उठा, क्योंकि इस उड़ान में भारत का सपना था, भारत की मेहनत थी और भारत की अपनी पहचान थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के 4000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। ये लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई। सैटेलाइट को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया गया। इससे पहले क्रायोजेनिक स्टेज इग्नाइट हुआ था। LV-M3 M5 पावर्ड फ्लाइट के आखिरी फेज में पहुंचा। पहले रॉकेट घने एटमॉस्फेयर से बाहर निकला। ऐसे में इसे एरोडायनेमिक हीटिंग से सुरक्षा की जरूरत खत्म हो गई थी। इसरो ने कंफर्म किया कि प्रोपल्शन बे के दरवाजे सफलतापूर्वक खुल गए हैं। सैटेलाइट के कंट्रोल सिस्टम ने ऑन बोर्ड थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके CMS-03 को उसकी ऑर्बिट में स्टेबल करने और गाइड करने का काम संभाल लिया है। CMS-03 की तकनीकी उपलब्धि। CMS-03 का एनिमेटेड मॉडल है। CMS-03 निर्बाध संचार प्रदान करेगा। ये एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। C बैंड, KU बैंड समेत कई नई फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। भारतीय महासागर को भी ये कवर करेगा। इसरो प्रमुख डॉक्टर V नारायणन के मुताबिक ये उपग्रह कम से कम 15 वर्षों तक भारत को विश्वसनीय संचार सेवाएं देगा। इसमें इस्तेमाल हुई तकनीकें पावर मैनेजमेंट, थर्मल कंट्रोल सिस्टम और उच्च क्षमता ट्रांसपोर्टर्स पूरी तरह भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई हैं। CMS-03 उपग्रह एक मल्टी बैंड संचार उपग्रह है, जिसकी कवरेज क्षमता भारतीय भूभाग समेत एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में है और इसे कम से कम 15 वर्षों तक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस उपग्रह में कई नई तकनीकों को शामिल किया गया है और ये आत्मनिर्भर भारत का एक और शानदार उदाहरण है। पहली बार हमने 4410 किलोग्राम भार को दीर्घवृत्तीय कक्षा में पहुंचाया है। इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और ये LV-M3 यान का 8वां प्रक्षेपण है। LV-M3 के सभी मिशन अब तक 100% सफल रहे हैं। LV-M3 के लगातार सफल लॉन्च ये दर्शाते हैं कि भारत अब अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थिरता, दक्षता और भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। इसरो की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गर्व जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारा अंतरिक्ष केंद्र हमें निरंतर गौरवान्वित करता है। भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई। हमारे वैज्ञानिकों की बदौलत हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र उत्कृष्टता और नवाचार का पर्याय बन गया है। प्रधानमंत्री के इस संदेश के साथ देश भर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि हर भारतीय जानता है कि ये सफलता सिर्फ तकनीक की नहीं, आत्मविश्वास की भी कहानी है। रॉकेट का हर नट बोल्ट, हर सर्किट, हर सिग्नल भारत के मस्तिष्क और भारत के हाथों से बना है। भारत का अंतरिक्ष केंद्र अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपने दम पर भारी संचार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। और ये क्षमता अब सिर्फ रक्षा या तकनीक तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक शक्ति का आधार बन चुकी है। ये न केवल रक्षा सेवाओं को मजबूत करेगा, बल्कि टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन प्रसारण, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसी सेवाओं में भी अहम भूमिका निभाएगा। जहां जमीन पर नेटवर्क नहीं पहुंचता, वहां अब आसमान से कनेक्शन मिलेगा। CMS-03 मिशन सिर्फ एक सफलता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन की सजीव मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान आज भी गुप्त तौर पर परमाणु परीक्षण कर रहा है, वो भी जमीन के नीचे, ताकि किसी को पता न चले। ट्रंप का दावा है कि जब रूस, चीन और उत्तर कोरिया और पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका अब खामोश नहीं रहेगा और खुद भी फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करेगा। सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप सही कह रहे हैं? क्या पाकिस्तान सचमुच अंडरग्राउंड कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे कि पूरी दुनिया में हलचल होने वाली है? तो दुनिया की सुरक्षा पर इसका क्या असर होगा, और इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
ट्रंप ने कहा कि रूस प्रशिक्षण कर रहा है, चीन भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन वो खुलकर नहीं बताते। वे अंडरग्राउंड टेस्ट कर रहे हैं जिससे बाहर किसी को पता नहीं चलता। आप हल्का कंपन महसूस करते हैं, बस इतना ही। ट्रंप ने 33 साल पुराने न्यूक्लियर टेस्ट यानी प्रशिक्षण पर रोक को खत्म करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे देश छिपकर टेस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका अब चुप नहीं बैठेगा। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि हमारे पास सबसे ताकतवर परमाणु हथियार है, अगर बाकी देश टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। ट्रंप का बयान उस वक्त आया जब कुछ महीने पहले पाकिस्तान में 3 दिन लगातार भूकंप के झटके महसूस हुए थे। तब भी सवाल उठे थे कि क्या प्राकृतिक भूकंप थे या फिर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट के झटके। विशेषज्ञों का कहना है कि 1998 के बाद से पाकिस्तान ने कोई सार्वजनिक परमाणु प्रशिक्षण नहीं किया, लेकिन उसकी गुप्त गतिविधि एक बार शक जता रही है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान कई बार टेस्ट कर चुका है, यानी ऐसी टेस्टिंग जिसमें पूरा विस्फोट नहीं होता लेकिन हथियार की ताकत का आकलन किया जाता है। ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। दुनिया यह पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान अपने पुराने रास्ते पर लौट आया है और क्या ट्रंप के बयान से न्यूक्लियर रेस फिर से शुरू हो जाएगी। अगर अमेरिका फिर से टेस्टिंग शुरू करता है तो इसका सीधा असर दुनिया के हर परमाणु संपन्न देश पर पड़ेगा। रूस, चीन, उत्तर कोरिया ये पहले ही सक्रिय हैं और अब अगर अमेरिका भी शामिल हो गया तो नए शीत युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे वैश्विक न्यूक्लियर बैलेंस टूट जाएगा। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि किसी भी देश का नया टेस्टिंग NPT के मूल उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। ट्रंप ने अपने बयान में लगभग हर परमाणु संपन्न देश का नाम लिया, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया। विश्लेषक मानते हैं कि यह भारत की जिम्मेदार परमाणु नीति के अप्रत्यक्ष स्वीकृति है। भारत ने हमेशा नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला ना करने की नीति अपनाई है। इसके उलट पाकिस्तान की नीति अस्पष्ट है, वह पहले हमला करने के विकल्प को खुला रखता है। भारत ने बार बार कहा है कि उसकी परमाणु ताकत सिर्फ रक्षा के लिए है, लेकिन पाकिस्तान के गुप्त कार्यक्रम और ट्रंप के नए आरोप ने एशिया में चिंता बढ़ा दी है। सवाल यह भी है कि अगर अमेरिका फिर से टेस्ट करेगा तो क्या भारत और चीन को मजबूर होना पड़ेगा। पाकिस्तान का परमाणु सफर 1971 के युद्ध के बाद शुरू हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। 1970 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस कार्यक्रम को गति दी। इसके बाद भारत के पोखरण 2 प्रशिक्षण के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चंगाई पहाड़ों में अपने परमाणु विस्फोट किए। इसके साथ पाकिस्तान आधारित तौर पर परमाणु संपन्न देश बन गया। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की रक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। देश में मौजूद आतंकवादी संगठन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई बार पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि न्यूक्लियर हथियारों पर नियंत्रण खतरे में पड़ सकता है। अब जब ट्रंप का यह बयान सामने आया तो सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान फिर से वैसी गलती दोहरा रहा है या महज राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। बहरहाल ट्रंप ने पाकिस्तान के परमाणु टेस्टिंग का दावा करते हुए यह भी कहा कि अमेरिका को फिर से परमाणु टेस्टिंग शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों के चलते टेस्ट करना जरूरी है। इसी क्रम में जब ट्रंप से पूछा गया कि उत्तर कोरिया के अलावा कोई भी परमाणु टेस्टिंग नहीं कर रहा तो अमेरिका क्यों कर रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि रूस, पाकिस्तान और चीन भी गुप्त टेस्टिंग कर रहे हैं, बस दुनिया को पता नहीं चलता। ट्रंप ने इस इंटरव्यू से पहले ही रक्षा मंत्रालय को परमाणु हथियारों का तुरंत टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे दिया था। परमाणु टेस्टिंग कोई आसान काम नहीं है कि जब जी में आया तब कर ली जाए। इसके लिए वैज्ञानिक, तकनीकी और राजनीतिक तैयारी का मिश्रण करना होता है। न सिर्फ बड़े बल्कि एक छोटे देश के लिए भी इसमें महीनों से सालों लग जाते हैं और ऊपर से सैटेलाइट की नजर से बचना बेहद ही मुश्किल होता है। परमाणु टेस्टिंग के लिए डिजाइन तैयार करना, सामान एकत्रित करना, डिवाइस तैयार करना, ट्रेनिंग के लिए जगह का चुनाव करना और इन सभी से महत्वपूर्ण गोपनीयता बनाए रखना, जो कि सबसे मुश्किल है। ऐसे में आर्थिक रूप से कंगाल देश पाकिस्तान के लिए आज के समय में परमाणु टेस्टिंग करना यह संभव नहीं लगता। कहीं ना कहीं ट्रंप का बयान हमेशा की तरह राजनीतिक लाभ के लिए हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर ट्रंप का यह दावा सच साबित होता है तो भारत के लिए क्या कोई चुनौती हो सकती है या भारत आगे का कदम क्या उठाएगा, इस बात पर भी चर्चा करते हैं। भारत का परमाणु कार्यक्रम कभी हमले के लिए नहीं बल्कि निवारण के लिए रहा है, लेकिन अब जब वैश्विक शक्तियां फिर से
टेस्टिंग के रास्ते पर लौट रही हैं, तो पाकिस्तान जैसी अस्थिर ताकत भी अपनी परमाणु गतिविधि को तेज कर रही है, तो भारत को अपनी तकनीकी क्षमता, कूटनीति विवेक और राष्ट्र सुरक्षा हितों के बीच नया संतुलन बनाना होगा। शायद अब वक्त आ गया है कि भारत पोखरण की आत्मा को फिर से याद करे। ना कोई आक्रामकता, ना कोई हड़बड़ी, लेकिन संकल्प यही है कि भारत की सुरक्षा और गरिमा पर कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान एक नई वैश्विक परमाणु दौड़ की शुरुआत है, या फिर यह केवल अमेरिकी राजनीति का हिस्सा है? सवाल कई हैं, जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन इतना तय है कि जब भी कोई परमाणु टेस्टिंग की बात करता है तो पूरी दुनिया का बैरोमीटर हिल जाता है, क्योंकि परमाणु हथियार सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। और जिस देश के हाथ में यह ताकत है, वह यही तय होता है कि दुनिया शांत रहेगी या फिर से कांप उठेगी। भारत ने हमेशा यही कहा है कि परमाणु शक्ति का मतलब विनाश नहीं, सुरक्षा है। भारत के लिए ताकत का अर्थ अहंकार नहीं, संतुलन है। आज जब ट्रंप के बयान ने कई हलचल पैदा की है, तो जरूरत है संयम, संवाद और साझेदारी की, क्योंकि अगर दुनिया फिर से हथियारों की दौड़ में उतरी तो शायद अगला युद्ध किसी देश को नहीं, पूरा मानवता को मिटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।